नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 की मैथ्स की तैयारियों में। यह तैयारी हम लोगों ने एक कमिटमेंट से प्रारंभ करी है। हम लोगों ने तय किया है कि 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक होने वाली इस परीक्षा में हम सबसे सर्वश्रेष्ठ मैथ्स की तैयारी हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिससे कि एग्जाम के समय हमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लगातार कॉन्सेप्ट की क्लासेस देख रहे हैं। आप सभी लोग इस रेगुलर कनेक्टिविटी में रह करके कहीं भी कुछ भी पढ़ते रहिए, लेकिन मैथ्स की प्रिपरेशन आप हमारे साथ अगर जुड़कर करेंगे, विश्वास मानिए जब आप पेपर देंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने सच में वही किया जो हमारी सच में जरूरत थी। तो मैं उसी प्रयास के तहत उन्हीं तरह के प्रश्नों को लेकर के आपके सामने इन प्रैक्टिस सेशंस को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग डेली बिहाफ पर हमसे जुड़ें, कनेक्ट रहें और अपने कमेंट्स और फीडबैक से हमें जरूर अवगत कराते रहें कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमको चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही है। ये हमें अगर प्रॉपर आप रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो हमारा भी मनोबल उसी हिसाब से अग्रेसिव रहेगा और आगे करने का मुझे खुद प्रेरणा देगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं मुझे तो जिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और देर ना करते हुए पहले प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हालांकि यह प्रैक्टिस क्लास 6 है, इसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी जो आपकी डिमांड पर आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको दी जा रही है, उसका भी कमेंट्स हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से हमें अवगत कराएं। पहला सवाल देखिए, बहुत ही शानदार सा सवाल देखिए आपके सामने बोर्ड पर है। अगर आप कर सकते हैं तो उत्तर जरूर दें। क्वेश्चन क्या है, एक श्रेणी है, श्रृंखला है, 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं की है। इसकी कह रहा है गणना अगर इसका कैलकुलेशन या काउंटिंग करी जाए तो दहाई के कुल कितने अंक होंगे, मतलब कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो कि डेसिमल टेंस प्लेस पर है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर हम 1 से लेकर 99 तक की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर के 99 तक, और हम इसके बीच मतलब इसके ड्यूरिंग अगर 2 डिजिट के नंबर की बात करें, क्योंकि दहाई तभी आएगा जब 2 डिजिट का नंबर आएगा, तभी दहाई का अंक होगा। नहीं तो सब सारे अंक, जैसे अगर 1 से लेकर 9 तक चले तो सारे अंक तो इकाई के अंक हैं। 10 से शुरुआत होगी, अर्थात 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 10 से, और अंत कहाँ पर होता है, 99। जब से कभी हमसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा 2 अंक की संख्या क्या है, तो आप 10 बताते हैं और सबसे बड़े 2 अंक की संख्या को आप 99 बताते हैं। इसी प्रकार किसी भी संख्या को 3 अंकी, 4 अंकी, आप सबसे छोटे और सबसे बड़े को हम डिसाइड कर सकते हैं, डिक्लेयर करा सकते हैं कहीं पर भी। अब आप देखो, पहली चीज ध्यान से समझिएगा, ये जो समूह है 10 से लेकर 99 तक, क्योंकि उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 इसी प्रकार से 99 तक के नंबर हैं। जब भी कोई 2 डिजिट का नंबर लिखा जाएगा, जैसे ए बी लिखा गया, यह आपका यूनिट है, मतलब यह इकाई है और यही दहाई है। हमसे इसने पूछा दहाई पर कुल कितने अंक हैं, तो आपको सबसे पहले यही डिसाइड कर लेना है कि दहाई के हिसाब से 2 डिजिट की कुल कितनी संख्याएं हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी कभी कोई ऐसी श्रृंखला हो जिसमें पदों का अंतर समान है, पदों का अंतर समान हो, ठीक है, अंतर समान हो, तो आपको इस समय पदों को काउंट करना बड़ा ही आसान आपके लिए हो जाता है। पदों को काउंट करने का सिस्टम में एक फार्मूला बता देता हूं। ऐसे में पदों की जो संख्या होती है, लास्ट माइनस फर्स्ट, मतलब अंतिम क्या है और पहला क्या है, डिवाइड बाय डिफरेंस, जो उनके प्रत्येक के बीच का अंतर क्या है, प्लस 1। अगर यही फॉलो आप करें फार्मूले को, तो आपको तुरंत ऐसे किसी भी श्रृंखला में पदों की काउंटिंग कंफर्म हो जाएगी, चाहे 1 का अंतर हो, चाहे 1000 का अंतर हो, चाहे जितने का अंतर हो। जैसे आप जान रहे हैं कि 10 के बाद अगला 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, मतलब पदों का अंतर आप सबको समझ में आ रहा है कि 1 है। हम अगर पदों की संख्या निकालना चाहें तो लास्ट टर्म कितना है, 99 है, पहला पद कितना है, 10 है, डिवाइड बाई पदों का डिफरेंस 1 है, प्लस 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना होने वाला, 1 से भाग देने ना देने का कोई अर्थ नहीं है, तो 99 से 10 निकलेगा 89 होगा। 89 में अगर 1 जोड़ेंगे तो यह पदों की संख्या कुल 90 हो जाएगी। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुल 2 डिजिट की संख्याएं कितनी है, 90 हैं, जो कि 10 से प्रारंभ होकर अंत 99 तक जाएगी। तो इसका राइट सोल्यूशन 90 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इस सवाल के लिए सही उत्तर आप लोग नोट कर सकते हैं, बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर, सही सोल्यूशन आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। आशा करता हूं समझ में आया होगा, सभी लोग कंफर्म कर दें। अगर क्लियर नहीं है, कोई डाउट है किसी भी प्रकार का इस वर्डिंग को समझने में, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता दें। हम उसी हिसाब से इसका सोल्यूशन फिर से आपको हम क्लियर करके इस कॉन्सेप्ट को एकदम श्योर कर देंगे। आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल पर चलता हूं। एक पुस्तक का जो मूल्य है, मतलब उसका दाम, जो उसकी वैल्यू थी, उसको पहले 25% बढ़ाया जाता है, 25% इंक्रीज करते हैं, फिर उसे 20% हम कम करते हैं, घटाते हैं। इससे वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन बताएं कितना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन आपको कंफर्म करना है कितना होने जा रहा है। सबसे पहले देखिए, किसी भी वैल्यू को हमने सबसे पहले 25% बढ़ाया, 25% की वृद्धि करी, ठीक है। 25% की वृद्धि के बाद हमने क्या किया, उसे 20% फिर घटाया, 20% की क्या किया, कमी किया। अब ध्यान सुनिएगा, 25% बढ़ाया, 20% घटाया,
इस समय यह जो प्रक्रिया है वो सतत परिवर्तन को प्रेजेंट कर रही है। किसको? सतत परिवर्तन को। अब सतत परिवर्तन क्या है आप उसको समझिएगा। सतत परिवर्तन का मतलब क्रमिक चेंज होता है जिसमें पहले वृद्धि फिर कमी। हम इसको भिन्न के आधार पर भी निर्धारित कर सकते हैं, एक रूल भी हम लोग जानते हैं इसके लिए। जैसे वृद्धि को हम पॉजिटिव डिनोट करते हैं और कमी को नेगेटिव डिनोट करते हैं। तो नेट प्रतिशत परिवर्तन कैसे पता चलेगा? लिखा जाए 25 माइनस 20 माइनस 25 गुणे 20 बटा हम कितना कर दें 100। 25 से 20 निकला तो 5 हुआ, और यहाँ पर 25 चौके 100 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 5 से 4 निकला, 5 से 5 निकला तो 0 हुआ, अर्थात नो चेंज हुआ। हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो पहले था जैसे वैसा ही बना रह गया, कोई फर्क नहीं आया। तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। एक तरीका इसका और भी देख लीजिएगा, उसको भी फॉलो करिए। ओरिजिनल वैल्यू न्यू वैल्यू 25% को भिन्न में लिखिए 1/4 होता है। कैसे? 25/100 कर दीजिए 1/4। 20% को आप 1/5 कहते हैं, आप 20/100 कर दीजिए 1/5 हो गया। लिखते हैं, आइए हम लिखेंगे 4 में 1 जुड़कर कितना होता है 5। 4 में 1 जुड़कर कितना होता है 5, और 5 से 1 घट करके कितना होता है 4। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ से यह कैंसिल, यहाँ से यह कैंसिल, यह 1 से 1 ही रह गया, मतलब नो चेंज हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा जो मान था एज इट इज रह गया। इस सवाल का राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है। आप सभी लोग बी ऑप्शन लगाइएगा। सवाल का सही हल आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, बोर्ड पर इस सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा सवाल डन होता है। हम लोग अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है a-1/a = 7। बहुत ही आसान सवाल है, सबके रिस्पॉन्स दिखने चाहिए, सबका उत्तर आना चाहिए। सिंपल पूछा है a² + 1/a² कितना होने वाला है। फटाफट सभी लोग उत्तर बता दे, कंफर्म कर दे क्या आंसर होगा। ऐसे में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दो साइड बनते हैं, LHS बना है RHS बना है, दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो क्या लिखा जाएगा? a-1/a का होल वर्ग बराबर 7 का वर्ग। करेक्ट है। यह कितना हुआ? a² + 1/a² - 2। a² + 1/a² - 2, 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। इसमें 2 जाकर जुड़ जाएगा, सिंपली कितना हो जाएगा? a² + 1/a² बराबर 49 में 2 जोड़ दिया तो कितना होता है? 51। इसका राइट सोल्यूशन कितना है? 51 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और भी पूछता है, क्यूबिक पूछ लेता है, तो मतलब मैंने ऐसे सवाल और भी सेट्स में रखे हैं जो क्यूबिक पर रिलेट करते हैं, वर्ग पर रिलेट करते हैं, तो जरूरत पड़ेगी इस पर और भी हम प्रश्न लेंगे। और भी कुछ स्टैंडर्ड सवाल बनते हैं, उसको भी हम लोग ध्यान में रख करके। सॉरी, तो बहुत ही आसान था, लेकिन फिर भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट सवाल पर लेकर चलता हूँ। सुरेश ने 1200 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदा। ठीक है, 2 किताबें उसने 1200 रुपए में खरीदा, मतलब दोनों के लिए उन्होंने 1200 का कुल भुगतान किया। अभी किसके लिए कितना किया ये नहीं पता है, लेकिन मिलाकर उसने पूरा बिल पेमेंट 1200 रुपए का किया। वह एक को 20% के लाभ पर बेचता है। पहले किताब को उसने ला करके, क्योंकि वह दुकानदार है और वह खरीद करके पढ़ते नहीं बेचते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि पहले किताब को 20% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन दूसरी किताब को इन्होंने 16% की हानि पर बेच दिया। यदि इन दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य, अर्थात उन्होंने अपने ग्राहक को दोनों पुस्तकें समान दाम में बेची थी, अर्थात दोनों के विक्रय मूल्य क्या थे? सेम थे। अब ऐसे में पूछा है पुस्तक का अनुमानित लागत, प्रत्येक की जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब प्रत्येक की अलग अलग कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी होगी। मैं इसका एक सिस्टम आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ लीजिएगा। जब भी 2 पुस्तकों के विक्रय मूल्य समान हो, SP1 बराबर SP2 हो, ध्यान रखिएगा, 2 वस्तुएं हमने अगर समान दाम में बेचा है, खरीदा भले ही समान दाम में नहीं है, लेकिन बेचा हमने समान दाम में है, तो दोनों पुस्तकों के क्रय मूल्यों का अनुपात हम बना सकते हैं CP1 बटा CP2, क्योंकि हमको यहाँ पर CP1 + CP2 दिया है, दोनों का क्रय मूल्य हमको पता है। अगर हमको इनका जोड़ दिया है, यहाँ पर हम अगर दोनों की तुलना कर सकेंगे, अनुपात निकाल सकेंगे, तो हम उस अनुपात का उपयोग करके प्रत्येक के अलग अलग मान को भी निर्धारित कर सकते हैं। तो वही मैं अनुपात निकलवाने का काम आपसे करने जा रहा हूँ कि CP1/CP2 बराबर, ध्यान सुनिएगा, 100 यहाँ भी रखिए, 100 यहाँ भी रखिए, और यहाँ प्लस माइनस, ध्यान समझिए करना क्या होता है। आपको CP1 के साथ CP2 की एक्टिविटी रिलेट करनी होगी। पहली वस्तु को देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक मतलब पहले को 20% के लाभ पर, तो उसको नीचे ले जाइएगा, 20 को नीचे करिएगा। ठीक है, अगर एक को मतलब पहले को उसने 20% के लाभ पर, तो हम उसको नीचे कनेक्ट करेंगे, और दूसरे को 16% की हानि पर, तो दूसरे वाले को ऊपर ले जाइए। ये देखिए आपको रेशियो जनरेट होता दिख जाएगा। अब जब आप इसका डिफरेंस, मतलब इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, तो यह ऊपर 84 होगा, नीचे 120 होगा। अब 4 से देखिए दोनों कट भी रहा है, तो 4 से काट सकते हैं, 4 21 चौके 84 होता है, 4 3 12 30 होता है, फिर से कट जाएगा, 3 7 21 होता है, 3 धाम में 30 होता है, 7 और 10 का रेशियो है, 7 और 10 का रेशियो। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिएगा,
उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर हमने 100 + 20 कर दिया, दूसरी वस्तु को उसने 16% की हानि पर 16 हमने घटा दिया। लेकिन उल्टा रिस्पॉन्स करना होता है, जो पहला था वो नीचे गया और ऊपर वाला सेकंड था ऊपर गया। एक रेशियो बना, घटेगा 100 से 16 तो 84 आएगा और जुड़ेगा तो 20, काटा हम लोगों ने इसको, 12 सत्ते 84, 12 दहम में 120, 7 और 10 का रेशियो बनेगा, मतलब CP1 रेशियो CP2 बराबर 7:10 हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो आपका यहाँ आंकड़ा है 1200, यह 7 और 10, क्योंकि हमें दोनों के अलग अलग मान 7 और 10 के रूप में दिए हैं, 7 और 10 के रूप में दिए हैं, तो हम यहाँ से भी डिसाइड कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 7 और 10 का एग्जैक्ट रेशियो तो हमें नहीं लग रहा है कि मिल पाएगा, लेकिन अनुमानित इसलिए उसने सवाल में पहले से रख दिया था। तो ऐसे सवाल मिलते हैं फेस करने के लिए, डेटा एग्जैक्टली नहीं मिलते हैं, रियलिटी में कुछ मतलब थोड़ा बहुत फर्क मार्जिन आपको दिख जाता है, उसके आधार पे जा सकते हैं। जैसे हम वैल्यू अगर एग्जैक्टली बताना चाहें तो अनुपाती पदों को जोड़ दें। जोड़ना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर योग पता है। जोड़िए, कितना हुआ 17, 17 बराबर आप कर दो 1200। अब 1 बराबर 1200/17 हो गया, 1200/17 हो गया। अगर 1 का मान, तो मुझसे अगर CP1 पता करने को कहेंगे आप, तो हम 7 का मान बताएंगे। तो 7 बराबर क्या होगा? 7 × 1200/17, तो 12 सत्ते भाई 8400 होता है, 8400/17। अब 17 × 5 = 85 होता है, 84 है तो 17 चौके जाएगा, बहुत क्लोजर हो जाएगा 500 के। अब 500 में केवल 2 आंकड़े हैं, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, क्योंकि 600 है 400, ये डाउट दे रहा है। बट यह 500 के सबसे ज्यादा, अगर आप इसको देखिए तो 84 है और 17 × 5 = 85। अगर नियरर सबसे देखा जाए तो वह 499, 98, 97 के आसपास आएगा, जो कि 550 को तो बिल्कुल नहीं प्रेजेंट करेगा, वह 500 को ही प्रेजेंट करेगा। तो नियरर देखिए, अगर आप कैलकुलेट करके देखिए तो 17 चौके कितना होता है? 68 होता है, 4 बार गया। 68 के बाद 16, 160। अब 17 × 9 = 153। देखिए आपको साफ साफ 9 समथिंग करके जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर फिर से 9 कुछ करके आएगा, 8 जो भी आ जाए मान लीजिए यहाँ पर, तो यह 500 के एकदम क्लोजर जा रहा है। तो 500 के क्लोजर जाएगा तो C ऑप्शन कनेक्ट कर रहा है, ये पहला हो गया। इसी तरह से अगर मुझे 10 का मान, अब देखो दूसरा हमारा विक्रय मूल्य कितना है जो 10 को प्रेजेंट कर रहा है। 10 बराबर क्या होगा? जब 1 का मान इतना था तो 10 बराबर 12,000 हो जाएगा भाई। 10 से गुणा करिए इसको, बटा 17 कर दीजिए। तो उसी तरह से 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर 700 के आसपास ये जा रहा है। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल का C ऑप्शन होगा। कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग इस सवाल को इग्नोर करेंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस सवाल को क्लियरिटी में रखिए, देखिए और ऐसे सवालों पर अपना फोकस रिस्पॉन्स जरूर बनाइए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, डाउट होगा तो प्लीज बता देना। हम बढ़ते हैं चौथे के बाद 5वें सवाल पर। 5वां सवाल देखिए क्या है, ये बहुत शानदार एवरेज का सवाल है, सही में RPF को कनेक्ट कर रहा है। आइए देखिए कैसा है। क्रिकेटरों का एक समूह था, मतलब कुछ कलेक्शंस थे क्रिकेट खिलाड़ियों के, जिनका औसत स्कोर 42 था। उन सभी का जो एवरेज स्कोर था 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है, समूह में आता है, और समूह के सदस्यों का औसत का 250, जितना समूह का औसत था उसका 250%, मतलब 2.5 गुना। 250% को क्या लिखते पता है? 250% को बटा 100 कर दीजिए, 5/2। जितना यहाँ पर एवरेज था उसका उसने स्कोर किया है। आप ऐसे कर देना, देखिए 21 हुआ, 105 रन उसने बनाया था। जो खिलाड़ी नया नया शामिल हुआ वह 105 रन बनाया था, जिसके कारण होता क्या है कि जो समग्र औसत है कंप्लीट एवरेज, उसमें 30% का इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। अब एवरेज कितना था? 42 था। अब 42 का 30% क्या होता है पता है? 3/10 कर दीजिए, 4.2 गुणे आप कर दो 3, तो 4 × 12.6, 12.6 की वृद्धि होगी, किसमें बताएं? औसत में होगी। अब हमसे पूछा गया है कि नया अच्छा ठीक है, नया खिलाड़ी होने जब शामिल हुआ था उसके पहले खिलाड़ियों की संख्या क्या थी। अब आप इस सवाल को देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखिए संख्या जो पुरानी थी, और यहाँ लिखिए औसत। देखिए कैसे बनेगा। खिलाड़ियों की संख्या पहले n थी, औसत 42 था। एक खिलाड़ी शामिल होता है और खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? n+1 हो गई, जिसके कारण औसत में 12.6 की वृद्धि होती। जोड़ के लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख ही सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, 54.6 हो जाएगी। अब अगर हमको उस खिलाड़ी का जो मान हमको पता है कि जो शामिल हुआ कितना रन लेके शामिल हुआ, 105, यहाँ पर पहले से पता है। अगर ये जानकारी है तो हम इस n का मान इजीली बता सकते हैं। इसके लिए आप पुराना औसत ले लीजिए, नई संख्या के पास जाइए, इस वृद्धि को गुणा कर दीजिए 12.6 को, और बराबर मतलब इसको लाइए, प्लस लिखिए, इसी को लाइए, लिखिए, देखिए कितना होगा 12.6 गुणे n+1, और सामने इसके 105 कर देखिए लिखा है 105 कर। इसी स्टेटमेंट को हल कर देने से आपको n का मान पता चलेगा और पता चल जाएगा कितने खिलाड़ी थे स्टार्टिंग में। 42 घटा दे 105 से, सिंपल देखिए घटा भी देता हूं भाई, आएगा स्टेटमेंट तो घटेगा ही ना,
3 हुआ 4 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। मतलब इसका प्रोडक्ट करिए 12.6 n प्लस 12.6 बराबर आपका 63 हो गया। 12.6 n बराबर 12.6 फिर घटेगा 10 घटेगा 53, 2 और घटा 51, 50.4 हो जाएगा घटने पर। और n का मान आप इसको भाग करें 50.4 बटे कितना है 12.6 है, दशमलव हटाइए 4 बार सीधा चला जाएगा। अर्थात प्रारंभ में खिलाड़ियों की संख्या 4 थी, 4 खिलाड़ी थे, जो कि एक शानदार सवाल के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूं एक बार थोड़ा रियलिटी पर चलिएगा तो आपको सब कंफर्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं इस सवाल को जज करना, इस सवाल को डिसाइड करना, और एक बार फोकस करके अगर आपने समझ लिया तो आपको फिर इसी तरह के सवालों पर कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन सवाल अच्छा था, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। अगले सवाल पर बढ़िए। 2 समरूप त्रिभुज हैं। देखिए आपकी जो है त्रिभुज का एक सवाल है, सिमिलर ट्रायंगल्स का। 2 समरूप त्रिभुज मतलब ऐसे त्रिभुज जिनकी शेप जो डायमेंशंस होती हैं, मतलब उनका जो कोणीय मैनेजमेंट होता है, एंगुलर प्रेजेंटेशंस होता है, वो एक जैसा होता है, उनकी बनावट एक जैसी होती है, उनका मेजरमेंट बड़ा छोटा हो सकता है। 2 समरूप त्रिभुज थे, एक समरूप त्रिभुज ए था और एक इसी तरह से ए था। 2 थे, आपको छोटे बड़े दिख रहे होंगे। एक का नाम ABC है, दूसरे का नाम PQR है। दोनों सिमिलर हैं, दोनों के एरिया हमको पता है। इसका एरिया A1 है जो कि 169 है, और इसका एरिया A2 है जो कि 121 है। करेक्ट है। अब हम आपसे कह दें, ध्यान सुनिएगा, यदि बड़े त्रिभुज की जो बड़ी भुजा है वो 26 है, तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, देखिए मैं आपको बता दूं, दो त्रिभुजों के वो त्रिभुज ऐसे नॉर्मली समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ा त्रिभुज है उसकी सबसे बड़ी भुजा, तो दूसरे त्रिभुज में भी सबसे बड़ी भुजा ही ले रहा है, सबसे छोटी नहीं ले लेगा, तो इसीलिए संगत सेट हो गया। उसका अगर सबसे बड़ा ले रहे थे इसका भी सबसे बड़ा ही ले रहे हैं। अब सुनिए, दोनों त्रिभुजों की बात किया जाए तो उसका क्षेत्रफल 169 है, ठीक है। इसका पहले वाले का क्षेत्रफल कितना है 169 है, देखिए, और दूसरे वाले कितना है 121 है, बराबर x बटे वाई का होल वर्ग। अगर आप यहीं से वर्ग हटा दें तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। सामने कितना हो जाएगा 13 बटा कितना हो जाएगा बताएं 11 हो जाएगा। बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा आपको दिया है 26, तो आप लिख सकते हैं 26 बटा वाई, भाई x की जगह लिख रहा हूं, बराबर 13 बटे 11। करेक्ट है, 13 दूना 26 होता है, 11 दूना 22, तो y का मान 22 हो गया। अर्थात जो छोटा त्रिभुज था, दूसरा त्रिभुज था, उसकी सबसे बड़ी भुजा 22 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर डी सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। तो उसका ध्यान रखना, 2 समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उन दोनों त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उन दोनों त्रिभुजों की संगत लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जज हम लोग ऐसे सवालों को आराम से कर सकते हैं, ऐसे सवालों का आंसर भी इजीली दे सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा, एकदम क्लियर कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। अगले सवाल पर चलता हूँ, ये ध्यान सुनिएगा, ये भी देखने में खूब बड़ा लग रहा है लेकिन आपके ही परीक्षा का एक रिलेवेंट सवाल है। 3 डेटा है, P1 है, P2 है, P3 है, को क्रमशः 4%, 6% और 8% पर इस प्रकार से निवेशित किया जाता है। 3 धन थे P1, P2, P3, जिनको 4% की दर पर, 6% की दर पर, 8% की दर पर इस प्रकार निवेशित किया गया कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो जाते हैं। तीनों का जो सिंपल इंटरेस्ट हमको प्राप्त होता है वह इक्वल होता है। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है तो क्रमशः P1, P2, P3 का मान आपको बताना है कि वह निवेशित धनराशियां क्या थी। चलिए, मैंने कहा जो पहली धनराशि है P1 का 4%, P1 का 4% बराबर हो जाएगा P2 के 6%, बराबर हो जाएगा P3 के 8% के। तीनों के मान बराबर हो गए, सिंपल सी बात है। ऐसी स्थिति में देखो, हमें तीनों धनों का अगर रेशियो फाइंड करना है, अनुपात, जब भी कभी आपको ऐसे दिया जाए कि 2A बराबर 3B बराबर 4C, ऐसे कभी दिया और मैं आपसे पूछूं कि ABC का रेशियो बता दे, क्योंकि तीनों धनों का हमें योग पता है 2600, देखिए लिखा होगा कहीं पर, तीनों के इंडिविजुअल मान पता करने के लिए मुझे तीनों का अनुपात चाहिए। अनुपात अगर कभी ऐसी स्थिति में आपको बताना हो तो आप प्रत्येक के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल करिए, 1/2 करिए, अनुपात 1/3 करिए, अनुपात 1/4 करिए। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपके पास डेटा है, परसेंट सबका खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सबके नीचे 100 रहेगा। तो आप इसको P1 रेशियो P2 रेशियो P3 अगर आप पता करना चाहते हैं तो 1/4, 1/6 और 1/8 का रेशियो बना दें। अब तीनों का एलसीएम देखो कितना है, 24 होगा,
4 छंगे 24 होता है, 6 चौके 24, 8 तिरिक 24, तीनों का जो अनुपात बनेगा 6 4 और 3 का बनेगा। करेक्ट है, 6 4 3 का रेशियो बनेगा। अनुपाती पद, अब देखिए हमें टोटल जोड़ कितना दिख रहा है 2600। ऐसी स्थिति में अनुपाती पदों का जोड़ करें, 6 4 10 3 13, 13 बराबर आप 2600 कर दें, 1 बराबर 200 हो गया। और हम प्रत्येक की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 6 का मान कितना हो जाएगा, देखिए P1 जो हमारा 6 का मान होगा 1200 हो जाएगा। P2 का मान देखिए कितना है 4 बराबर 800 हो जाएगा। और P3 अपना कितना है 3 है, 3 बराबर आपका, क्यों हमने 1 का मान जब निकाल दिया है तो 1 को 6 से गुणा करें 6 का मान, 4 से गुणा करें 4 का मान, 3 से गुणा करें तो 600। इस प्रकार से हमने 1200, 800 और 600, 1200, 800, 600 सीक्वेंस देखिएगा, नहीं देखिए 1200, 600, 800 भी है, बट आपको कौन सा फॉलो करना है, डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें सीक्वेंस में 1200, 800 तब 600 है, तो ये सीक्वेंस ही रहेगा तभी ये सेट हो पाएगा। तो 7वां सवाल आपको राइट सोल्यूशन दे रहा है 1200, 800 और 600। प्लीज़ सभी लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, और अगर कन्फ्यूजन हो तो इस पर भी हमसे आप अपडेट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में रियलिटी में आ गया होगा, सब कंफर्म हो गया होगा ना। चलो आगे बढ़ता हूँ। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2, 3 और 4 है, एक त्रिभुज था कोई ट्रायंगल, उसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई थी वह 2, 3, 4 के अनुपात में थी, इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर था, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बता दो। सबसे पहले बता दो, परिमाप जो होता है किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। अब सभी भुजाओं का, अगर मान ली भुजाएं हमारे पास ABC थी, तो उन तीनों भुजाओं का सच में देखा जाए तो योग ही तो परिमाप है जो आपको 63 दिया है, और उन्हीं भुजाओं का हमें अनुपात दिया है, कितना दिया बताएं, उन्हीं भुजाएं जो ABC हैं उन्हीं का रेशियो हमको दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात और 4, यही दिया है। आपको क्या करना चाहिए, इन अनुपाती पदों का उपयोग करके हम लोग ABC का मान डिसाइड कर सकते हैं। अनुपाती पदों का उपयोग करिए, 2 3 5 4 9 होता है। 9 बराबर आप लिखिए 63, 1 बराबर आप 7 लिखें। सबसे बड़ी भुजा 4 से प्रेजेंटेड होगी क्योंकि 4 अनुपाती भाग को प्रेजेंट करेगी, तो 4 बराबर 4 सतह कितना होता है 28 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लिख लीजिए 28 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट करें, कंफर्म कर लीजिए। 8वां नंबर आपका डन होता है। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर एकदम से समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज बताइएगा। अब अगले सवाल पर मैं ले चलता हूं आपको। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए का निवेश किया। मोहन भाई हैं, इन्होंने कपड़ा व्यापार शुरू किया और 1 लाख का उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसमें किया। कुछ महीने के बाद सोहन है जो 40,000 रुपए लगाकर उस व्यापार में साझेदार बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कितना पैसा लगा के? 40,000 रुपए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। जो फाइनली जब 1 साल बीतता है तो लाभ का बंटवारा किया जाता है और अनुपात 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। सोहन ने कितने महीने बाद व्यापार में साझेदारी शुरू की थी, ये पूछा गया। 2 तरह के सवाल बन सकते हैं, सोहन ने कितने महीने तक व्यापार किया या सोहन कितने महीने तक के बाद व्यापार में शामिल हुआ। इसके पहले एक बात जान लीजिए, कभी किसी निवेश में जो लाभ का बंटवारा होता है वो आपके निवेश पर ही निर्भर करता है। आप जिस अनुपात में निवेश करेंगे उसी अनुपात में आपको फाइनली लाभ भी दिया जाएगा। और निवेश आपका निर्धारित करने के लिए 2 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। एक तो आपने कितना पैसा लगाया, दूसरी बात आपने किस समय तक के लिए पैसे लगाए। समय और धन का मिलावट या मिश्रण जो होता है वही आपका क्या करता है पता है, निवेश निर्धारित करता है। सबसे पहले मोहन है, मोहन 1 लाख रुपए, 1 लाख मतलब हम 100 लिख देते हैं, 100 के, आप समझिए 100 के रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। सोहन आते हैं, देखिए कंटिन्यू करता है और पूरे 12 महीने तक व्यापार में लगा रहता है। सोहन आता है 40,000 रुपए लेकर और कुछ ही महीने तक व्यापार अभी नहीं था, देखिए यहां से मान लीजिए शुरू किया। तो हम निवेश निर्धारित करने के लिए ये तो समझ गए कि मोहन ने 100 के लगाया है पूरे 12 माह तक, और हमने देखा कि 40 लगाया है, इसने 40 के लगाया है मान लीजिए n माह तक। तो हम ये पता कर रहे हैं कि उसने कितने महीने तक व्यापार किया था। हम उसको जब पता कर लेंगे तो हम 12 में से उसको घटा के सिंपली बता सकते हैं कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुए। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि हमने पूरे साल में केवल 7 ही महीने पढ़ा था, तो इसका मतलब 5 महीने बाद, मतलब मैंने कहा कि जब शुरू हुआ जनवरी तो 7 महीने तक ही आकर मैंने काम किया, इसका मतलब शुरुआत के 5 महीने आप नहीं थे। वही स्थिति है कि आप पता कर लो कि कितने महीने काम किया था, 12 से में घटा देना तो पता चल जाएगा कि कितने महीने बाद व्यापार में वो शामिल हुआ था। इसका जो रेशियो है 3:1 है, क्योंकि उसे 3 भाग में पैसे मिले हैं, उसे 1 भाग में मिले हैं। यहाँ से n का मान इजीली हम लोग बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100 काट सकते हैं जो पॉसिबल हो, 2 से काट दे 2 छंगे 12 होता है, 3 दूना 6 होता है, तो n का मान आया 10, अर्थात उसने 10 माह तक व्यापार किया था।
10 माह तक व्यापार में लगा रहा था। कौन? दूसरा जो व्यापारी आया था, सोहन। इसका मतलब 2 माह बाद आया होगा, क्योंकि 12 महीने का पूरा साल होता है और 10 महीने अगर काम किया तो 2 माह बाद वह व्यापार में शामिल हुआ था। तो 9वें सवाल का राइट सोल्यूशन यहाँ पर 2 माह है, जो आपको सही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपको आंसर आपको मिल रहा है। तो सही लोग नोट कर लीजिएगा, सभी लोग कंफर्म कर लीजिएगा। अगले सवाल पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। कोऑर्डिनेट आपके यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट से सवाल हर बार पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट पर ध्यान देना जरूरी है। एक बिंदु के निर्देशांक, कोई बिंदु है उसके निर्देशांक -1, 9, 11, 1 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करते हैं। तो निम्नलिखित है, मतलब वो जो, मतलब आप ध्यान सुनिएगा। ऐसे सबसे पहले एक रेखाखंड थी, हाँ, मैंने इस पर एक सेशन या एक क्लास लेकर के शायद एक क्वेश्चन कराया था, मैं, मुझे याद है किसी पार्ट में। -1, 9, ये देखिए हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया। दूसरा हमारे पास 11, 1, समझ रहे हैं इस बात को। अब और कनेक्टिविटी देखिएगा, बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1, मतलब यह भाग 3 है और यह भाग 1 है, यह m से प्रेजेंटेड है और यह n से प्रेजेंटेड है। इस प्रकार से इस बिंदु पर यह पॉइंट है, मान लीजिए P है, यहाँ पर वह कोऑर्डिनेट पर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब इस रेखाखंड को बांट रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है। ऐसे सवाल में अगर जैसे हम आपको बताएं, सिंपल सा एक रूल होता है कि आपको वह बिंदु जिसका x, अच्छा इसके पहले ध्यान दीजिएगा, जो रेखाखंड है अगर इसके कोऑर्डिनेट को x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान ले, करेक्ट है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट x होगा किस रूल पर चलेगा पता है? m(x2 + n(x1) डिवाइड बाई m + n। अब आप इसको फॉलो कर लीजिए, आप x का मान निकाल लें। इसी प्रकार से अगर y का मान निकालना हो तो y = m(y2 + n(y1) डिवाइड बाई m + n। इसी प्रकार से हम इसको भी डिसाइड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखिए m कितना है, m कितना है? 3 है। 3 × x2, x2 कितना है देखिए 11 है, प्लस 1, n का मान 1, 1 × x1, x1 का मतलब -1 है, m + n मतलब 3 + 1 है। तो 11 × 3 = 33, 33 में से 1 निकलेगा, बटा 4 करें, 32 में से 4, 32 को 4 से भाग करें, 8 हो गया। x का मान 8 में एक कोऑर्डिनेट आपके पास है, डी ऑप्शन, तो सेट हो गया आंसर। फिलहाल इसको भी देख लीजिएगा, m का मतलब 3 है, गुणे y2 मतलब 1 है, प्लस n मतलब 1 है, 1 × 9 है, बटे 3 + 1 है, ये भी आपका 3, 9, 3, 12, 12 बटे आपका 4 होगा, तो 3 आ जाएगा। तो 8, 3 इसका निर्देशांक होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट करिए। तो 10वां सवाल 8, 3 निर्देशांक ज्यामिति का एक ठीक ठाक शानदार सवाल है, ये भी आपका डन होता है, बहुत बढ़िया आता है। अब देखिए, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु का विभाजन, मैं एक सेशन कर दूंगा उस पर, जिसमें दूरी का भी सवाल, कोऑर्डिनेट पर जो भी सवाल, एक त्रिभुज के एरिया का सवाल आता है कोऑर्डिनेट पर, इस तरह से कोऑर्डिनेट पर जितने भी 4-5 कैटेगरी के सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, उन सवालों को लेकर के मैं एक छोटा सेशन दे दूंगा, जहां से आपकी सारी कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी, मतलब कंफर्म हो जाएगा वाला पार्ट, तो दिक्कत नहीं होगी कभी भी। हालांकि ये भी आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया। अगले सवाल पर चलता हूँ। टाइम एंड वर्क का सवाल है। 6 लड़के हैं, या और मतलब यह और दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। या क्या होता है? या मतलब ऑप्शन है, चाहे मैं चाहे ए, और का मतलब हम दोनों कंपलसरी। जैसे इस सवाल में क्या है, चाहे 6 लड़के बुला लो या 10 लड़कियां बुला लो, मतलब 6 लड़कों से काम करवा लो या 10 लड़कियों से काम करवा लो, वो लोग उस काम को 25 दिनों में कर पाते हैं। मतलब 6 लड़के भी 25 दिन में कर पाएंगे और 10 लड़कियां भी उसी काम को 25 दिन में कर पाए। अगर जैसे देखिए इसका सिस्टम समझिए, अगर आपको अपने घर पे कुर्सी लगवा के कुछ काम ऐसे कंप्यूटर पर या किसी तरह से ऐसे काम करवाना है, तो आप लड़के अगर बुलाओगे ऑफिस में अपने, तो 6 लड़के बुलाना पड़ेगा, और लड़कियां बुलाओगे 10। इसका मतलब कुर्सियां रखोगे तो 6 लड़कों के लिए 6 ही कुर्सियां रखनी पड़ेगी और लड़कियों के लिए 10 कुर्सियां रखनी पड़ेगी। इसका मतलब लड़कियां यहाँ पर कम क्षमतावान हैं और काम दोनों का 25 ही दिन है। तो इसका मतलब है कि यह समूह कम लोगों में रह करके भी 25 दिन में पूरा कर लेता है, यह ज़्यादा लोग रह करके भी 25 दिन में पूरा कर पाते हैं। अब इसी काम को अगर मुझे 12 लड़के और 30 लड़कियों से मिलाकर कराना है, ये लोग मिलकर करेंगे, तो अब काम कितने दिन में पूर्ण होगा? ये सवाल के लिए सबसे पहले एक तुलना करनी पड़ेगी लड़के और लड़कियों की। मैं कह सकता हूँ जो काम 6 लड़कों का है वही काम 10 लड़कियों का है। भाई 6 लड़कों का काम 10 लड़कियों के काम के बराबर है। 2 × 6 2 × 5 10 कर दें, मतलब 3 लड़कों का काम बराबर 5 लड़कियों का काम। तो लड़के और लड़कियों की क्षमता का अनुपात 5:3। साफ साफ समझ में आ रहा है, बॉयज ज़्यादा रेशियोस में है, ज़्यादा क्षमतावान है, लड़कियां कम क्षमतावान है। मतलब अगर एक यूनिट निर्धारित समय में लड़के करेंगे 5 काम, तो लड़कियां कर पाएंगी केवल 3 काम। अब सवाल पर आ जाइए। सवाल कह रहा उसी काम को, उस काम को मतलब कौन से काम को? जिस काम को 6 लड़के करते थे 25 दिन में,
या 10 लड़कियां करती थी। अब चाहे जिस समूह को पकड़िए, चाहे लड़कों के समूह को पकड़िए चाहे लड़कियों के समूह को पकड़िए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने चलिए लड़कों का समूह देखा, हमने कहा 6 लड़के जिस काम को 25 दिन में कर पाते थे। देखिए प्रोडक्ट, 6 लड़के जिस काम को 25 दिन में कर पाते थे उसी काम को कराना है और 12 लड़के रहेंगे और 30 लड़कियां रहेंगी। बोलिए कितना दिन लग जाएगा। ये सवाल सिंपली देखिए एक सिंपल स्टेटमेंट बना दे रहा है और इससे एकदम सब कंफर्म हो जाएगा। एक लड़के का एक दिन का काम कितना है, 5 है, तो 6 गुणे 5 कर दें, गुणे 25 कर दें। भाई एक लड़का 5 काम करेगा तो 6 लड़का 6 गुणे 5 काम तो करेगा ही ना। यस, इधर आ जाइए, 12 गुणे आप 5 कर दें, एक लड़के का काम 5 है, लेकिन 30 गुणे आपको कितना करना होगा, 3 करना होगा, क्योंकि एक लड़की एक दिन में 3 ही काम कर पाती है। गुणे डी कर दें, इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी कुछ मत करिए। 6 गुणे 5 गुणे 25 रखो, 12 पंचे 60 होगा प्लस 30 तिया 90 होगा, गुणे आप डी कर दीजिए, करेक्ट है। तो 6 गुणे 5 गुणे 25 कर दीजिए बराबर 90 60 150 होता है, 150 गुणे डी कर दें। 25 छक्के 150 होता है, 6 से खत्म हुआ 5 दिन। केवल 5 दिन में कार्य आपका डन होगा, क्योंकि क्षमताएं बढ़ गई ना बहुत ज़्यादा, तो 5 ही दिन में यह कार्य आपका डन हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इस सवाल का जो 11वां नंबर था उसका सही उत्तर 5 दिन है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपके पास अवेलेबल है। तो महिला पुरुष बच्चों पर आधारित इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं जो ठीक ठाक स्तर के होते हैं। अगर आप इसका एक तुलना करना समझ रहे हैं तो सवाल में दिक्कत नहीं आती, थोड़ा समय लेता है 1 मिनट, लेकिन सवाल हल हो जाता है, दिक्कत नहीं होती, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। आइए देखिए एक और शानदार से सवाल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ही दमदार सवाल है, बहुत ही थोड़ा सा लॉजिकल है, घुमाऊ है, अगर थोड़ा सा क्लियरिटी बनाएंगे दिक्कत नहीं होगी। एक व्यक्ति है 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, ठीक है। उसने एक जर्नी प्रारंभ करी जो कि 480 किलोमीटर की थी, उसको 4 घंटे में उसने तय किया, लेकिन तय करने का मीडियम अलग अलग है, उसको बाद में चर्चा करते हैं। पहले आप समझ लो एक डिस्टेंस थी, करेक्ट है। यह डिस्टेंस कितनी थी, 480 किलोमीटर की थी, और इस 480 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय किया गया था, एक एवरेज स्पीड के तहत कि हम 480 किलोमीटर को कुल 4 घंटे में तय किए, करेक्ट है। एवरेज स्पीड अगर बताना चाहो, क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम लोग यहाँ पर दूरी मतलब 480/4 कर दे तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से उसने पूरी यात्रा तय करी है। सवाल में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। देखिए उसने कहा है कुछ भाग उसने यात्रा का हवाई जहाज से, एरोप्लेन से तय किया है, और कुछ जो बचा भाग है रेलगाड़ी से तय किया है, ठीक है। ऐसे ही यात्रा तय होती है, हम सब जानते हैं। पूरी जर्नी को हम एक मोड़ से नहीं तय कर सकते, कुछ पैदल भी करते हैं, ठीक है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता, मतलब एक कंडीशन रखी जा रही है, एक ट्विस्ट दिया जा रहा है कि अगर पूरी यात्रा को हवाई जहाज से तय किया होता तो रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता। एक प्रकार से उसकी रेलगाड़ी के साथ समय का अनुपात दे दिया। कैसे दे दिया पता है, एरोप्लेन है और ट्रेन है, इस स्थिति से अगर ट्रेन को लगेगा, मैं समय की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेन है, ट्रेन और एरोप्लेन की अगर समय की बात करूँ कि इसको समय लगेगा 5 घंटे तो इसको लगेगा केवल 4 घंटे। मतलब ये स्थिति है, क्योंकि अब एरोप्लेन की स्पीड ज़्यादा होती है, इसी वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्पीड और टाइम को कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आप चाहो तो यहीं से स्पीड का रेशियो बना लो, जो कितना हो जाएगा पता है, 5:4 हो जाएगा। हम एक प्रकार से स्पीड और टाइम को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इस लाइन का सेंस हमने बता दिया कि अगर उसने पूरी यात्रा को केवल हवाई जहाज से तय किया होता तो रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता। और एक और लाइन कंडीशन में दिया है, और अपने गंतव्य पर जहां उसे पहुंचना था 2 घंटे पहले पहुंच जाता। मतलब हम यहाँ ये निर्धारित कर दें कि उसने अगर पूरी यात्रा को एरोप्लेन से तय किया होता तो केवल 2 घंटे में ही वह तय कर लेता। पूरी यात्रा को अगर एरोप्लेन से तय किया जाता तो केवल 2 ही घंटे में यात्रा तय हो जाती। सवाल में कहा है कि रेलगाड़ी से यात्रा करके तय की गई दूरी बताओ, कि रेलगाड़ी से उसने कितनी दूरी तय करी है। अब 2 चीज़ से हम इसकी दूरी बता सकते हैं। एक तो रेलगाड़ी की टाइमिंग पता चल जाए कि कितने घंटे रेलगाड़ी चली है, दूसरा हमको रेलगाड़ी की स्पीड पता चल जाए तो स्पीड इंटू टाइम कर दे, हम दूरी निकल जाए। दूसरी बात हम ये भी बता सकते हैं यहीं से डायरेक्टली, अगर एरोप्लेन हमको ये कन्फर्म कर दे कि हमने कुल दूरी कितना तय करी है, मतलब हम कितनी दूरी हम तय की है, अगर वो बता दे तो हम 480 में से घटा दें तो बची दूरी तो हवाई जहाज के बाद ट्रेन ही तय कर रही थी ना, तो ट्रेन का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अच्छा एक बात कर सकता हूँ, आप लोग जैसे सोच सकते हैं क्या कि अगर एरोप्लेन लगाता है 2.5 घंटे, अगर केवल हम ट्रेन से चले होते तो बोलो कितना घंटे लगता बताइए। केवल ट्रेन से अगर हम लोग चलते तो घंटे लगते, पता कैसे, ऐसे देखिए, ऐसे कंपेयर करिए, हम ऐसे कर ले, एरोप्लेन का कितना है 2 घंटे, एरोप्लेन का 2 घंटे, तो ट्रेन का लगेगा भाई आधा हुआ ना, तो 5/2,
मतलब इसको लगता 5/2 अर्थात 2.5 आवर। ट्रेन से अगर तय करते तो कितना लगता, 2.5 घंटे लगता। इतनी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं। अब दूसरी एक बात और कर सकते हैं, यहीं से देखिए, एरोप्लेन अगर पूरी यात्रा मतलब 480 किलोमीटर को 2 घंटे में तय करता है तो एरोप्लेन की स्पीड क्या होगी बताएं। एरोप्लेन की स्पीड हो जाएगी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय मतलब 480 बटे आप कर दो 2, तो इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 240 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी स्पीड है। लेकिन रियलिटी में इसने जो है कितना समय तक इसने यात्रा तय करी है, मतलब समय इसका कंफर्म करिए। ट्रेन ने कितनी दूर, ट्रेन का समय बताइए कितना है, 2.5 घंटे। ट्रेन का समय कितना है, 2.5 घंटे, 2.5 मतलब 5/2। तो एरोप्लेन का समय आप कंफर्म कर लीजिए, कैसे निकलेगा, कुल समय कितना था 4। एरोप्लेन का अगर हम टाइम पता करना, ये तो कंडीशन पर टाइम थी, एरोप्लेन का अगर हम टाइम पता करना चाहें तो 4 में से 2.5 घटा दें तो आएगा कितना बताएं, 1.5 आवर, 1.5 घंटे आया। अब 1.5 घंटे तक उसने 240 की गति से यात्रा तय करी है, मतलब ये उसका समय हो गया किसका, एरोप्लेन का, और ये इसकी चाल हो गई। तो एरोप्लेन से हमने कितनी डिस्टेंस तय करी ये कंफर्म करिए, कितनी दूरी तय करी है बताइए, 240 चाल गुणे 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 1.5 लिख दो 3/2 लिख दो, ये कितना हो गया 120, 120 गुणे 3 360। 360 किलोमीटर यात्रा तो केवल एरोप्लेन से तय हुई है, कितने में, 480 में। तो 480 से 360 घटा दे, 120 किलोमीटर की यात्रा किससे तय हुई है, ट्रेन से। तो ट्रेन की जो हमारी यात्रा है वो कंफर्म हो गई, 120 किलोमीटर है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। सिंपल आप बता सकते हैं, थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा शब्दों को। अगर एक बार कंफर्मेशन बन जाएगा, शब्दों पर क्लियरिटी बन जाएगी, तो सवाल में ऐसे कन्फ्यूजन हमको कभी नहीं मिलेगा फेस करने को। आशा करता हूँ समझ में सबको चीज़ें आ रही हैं, सब स्पष्ट करते चलें। 12वां सवाल आपका डन होता है। अगले सवाल पर आइए। एक समचतुर्भुज जिसे हम रोम्बस कहते हैं, क्या कहते हैं, रोम्बस। एक समचतुर्भुज है जिसे हम लोग रोम्बस, मतलब प्रत्येक भुजाएं हमने बराबर कर दी तो वह रोम्बस है, ठीक है। ए है, ए है, ए है और ए है, सभी भुजाएं बराबर हैं। एरिया हमको दिया है 216 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना दिया है, 216 मीटर स्क्वायर। एरिया होता क्या है समचतुर्भुज का मैं बता दूं, अगर हमको विकर्ण पता है, विकर्ण पता है, एक का नाम d1 है, दूसरे का नाम d2 है, तो इसका जो एरिया होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। और दूसरी कुछ बातें जान लीजिए, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इतना भाग हमेशा बराबर होता है। अब हमसे इसने सवाल में कहा कि हमको क्षेत्रफल तो पता है, इसके एक विकर्ण की लंबाई भी पता है, एक विकर्ण की लंबाई भी पता है, हमसे समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमको बतानी है कि कितनी हो जाएगी। हम कई तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं, हालांकि एक विकर्ण पता है, एरिया पता है, हम दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो कैसे, 216 कर दें बराबर 1/2 रखें, d1 आपका कितना है 24 है, गुणे आप d2 कर दें, 2 से इसको डिवाइड कर दें 12 हुआ, 12 से इसको काटें, 12 1 के 12, 12 8 96, तो ये आपका d2 का मान आ गया 18। कितना आ गया भाई 18। इसका मतलब पहला विकर्ण जो है आपका दिया कितना था 24, तो दूसरा विकर्ण अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 18। हम सब ने पढ़ा अभी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यह 24 था तो यह भाग 12 और यह 18 था तो यह भाग 9। अब यहाँ पर यह समकोण है ओ पर मान लीजिए, तो ये पाइथागोरस का नियम लगेगा क्योंकि यह समकोण त्रिभुज बन गया। ये भुजा जो होगी वह कर्ण कहलाएगी, और कर्ण हमेशा √12 का स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर का वर्गमूल होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी जा सकते हैं, उससे भी निर्धारित कर सकते हैं। कैसे, ऐसे निर्धारित कर सकते हैं कि अगर हम इसको 3 से काट दें, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो यह 3 और 4 के हिसाब से 5 होगा, क्योंकि हमने 3 से काटा था तो 3 को 5 से गुणा कर दे 15 आ जाएगा। और रियलिटी में ऐसे भी हल कर लें तो 144 होता है और 81 होता है, 225 होता है, 225 का वर्गमूल कौन होता है 15, तो प्रत्येक भुजा कितनी हो गई 15। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कन्फर्म है तो उससे और ओरल पता चल सकता है, लेकिन वो भी क्लियर रहे तो। बाकी रियलिटी में आपने देखा कि आप जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। उस आधार पर कर्ण का मान √ दोनों के वर्गों का योग हो जाएगा, वर्गमूल कर दीजिए दोनों के वर्गों का योग का, तो हमें रियलिटी में पता चल जाएगी प्रत्येक भुजा 15 थी। ये भी क्लियर हो गया। ये होता है सवाल नंबर 13 13। आई होप सबको डन हुआ होगा। अब हम पहुंचते हैं 14 पर 14 पर। 14 नंबर भी देखिए, ये आपके 3D फिगर का सवाल है। एक बेलनाकार टैंक है, कुछ इस प्रकार से बेलनाकार टैंक है, करेक्ट है। ये देखिए बेलनाकार टैंक है, तो बेलन का सभी स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, अर्थात उसका सेंटर होगा, उसकी रेडियस होगी,
क्षमता मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, जो आपको दिया है 3080 घन मीटर, 3080 घन मीटर अर्थात मीटर क्यूब। यदि इसके आधार की त्रिज्या, देखिए आधार की त्रिज्या कितना दिया है 7, तो टैंक की गहराई मतलब डेप्थ या हाइट जो भी कह दे हमको बताना है। हम आपको बता दी अगर बेलनाकार सतह है तो इसके वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच को डी बोल दें, एक ही चीज हो गई, 3080 लिख देते हैं। पाई को हम 22/7 कहेंगे, आर का मतलब 7 गुणे 7 कह दीजिए, गुणे एच, एच का मतलब नहीं पता है 3080 कर दीजिए, करेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पर 7 को 7 से खत्म कर दें, काट सकते हैं यहाँ पर 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 अट्ठे 88, 2 जीरो कर दें, 7 दूना 14, दूना 28, 20 हो गया। एच का मान डेप्थ मतलब कितनी हो गई, 20 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सवाल का सही उत्तर है, जो 14 नंबर है, आप सभी लोग नोट करें। 14 नंबर 20 मीटर इस पूरे टैंक की गहराई है, आप सभी लोग कंफर्म कर लीजिए। डीआई को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डीआई पर आप जानते हैं कि अगर हम आपको कोई कमिटमेंट करेंगे तो डीआई का एक सबसे शानदार प्रैक्टिस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक मैराथन के माध्यम से, जिसमें हर प्रकार की जो पॉसिबिलिटी आपके सवालों की बन सकती है किसी भी परीक्षा में। हालांकि हम इस टारगेट करेंगे अभी फिलहाल आरपीएफ को, आपकी परीक्षा के हिसाब से जो परीक्षा का रिलेवेंसी है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स है उस तरह हम आपको पेपर पैटर्न देते हुए हम डीआई का एक पूरा मैराथन आपको देंगे, जहां से सब कंफर्म हो जाएगा। उमा एक टेरेस पार्टी करती, सवाल को देखिएगा आप लोग, टेरेस पार्टी का आयोजन करती है, उसने टेबल के हिसाब, देखिए आप इसको समझिए कंफर्म होगा, वह कुल अनुमानित व्यय को, जितना उसने व्यय प्लान किया था उसको कुल 5 अलग अलग मदों के हिसाब से टेबल के अनुसार निर्धारित कर देती है। व्यय की मदें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, टोटल अगर व्यय हम 100%, हर आंकड़ा 100% होता है, बांटे तो उसने पहले मद पर 30%, दूसरे पर 20%, जैसे होता नहीं कि हम इतना डेकोरेशन में लगाएंगे, इतना खाने में लगाएंगे, इतना हम पहनने में लगाएंगे, इतना अलग अलग तरीके से लोग पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इस प्रकार से मदों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया परसेंटेज के आधार पर। आप जोड़ के देखिए, सब मिला के 100% होगा। सवाल पर चलते हैं। यदि वह रुपए 850 मद 3 पर व्यय करती है, जो तीसरा मद है ये वाला, इस पर जिसका परसेंटेज कितना है 10, इस पर व्यय करती है। इसने हमसे सवाल में किया कि मद 2 और 5 पर उसका व्यय कुल कितना है, 2 और 5 मिला दीजिए तो उसका व्यय कितना है, ये हमसे पूछा है। आपको 10% का मान दिया है, बोलिए कितना, 850। 10% का मान कितना दिया, 850। 2 और 5 की बात करें तो 20 और 15 मिलकर कितना होता है, 35। तो 35% का मान आपको निर्धारित बताना है, कंफर्म करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले देखिए 5 दूना 10 होता है, 5 से करें 5 17 150 170 होगा। 2 से फिर इसको डिवाइड कर दें तो कितना, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 हुआ। 85 का 35 से गुणा कर दें, ठीक है, क्यों, 85 का और 35 से गुणा कर देते हैं। जब 85 का 35 से गुणा करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, 8 त्रिक 24, वैसे भी 2000 से ऊपर ही होगा तो 2975 आएगा। और नहीं अगर समझ में आता है तो कुछ इस प्रकार से गुणा कर लीजिए, कैसे, 85 होगा और 35 है, देखिए क्या होगा, 5 पचे 25, ऐसे हम करा चुके हैं आपको, 8 पंचे 40, 4 पांतिया 15, 55 हो जाएगा ना, 40 और 15 55, और 8 त्रिक 24 होता है, करेक्ट है। ये 5 हुआ, 55 2 57, 5 हुआ, 24 5 29, 2975 रुपये, 2975 रुपये उसका कुल खर्च होगा मद 2 और 5 में मिला करके। इस सवाल को बहुत ही क्लियर समझिएगा, एक सवाल एक फिगर पर एक ही सवाल आपका कनेक्ट होता है, हो सकता है एक फिगर पर 3 सवाल आए, एक फिगर पर 2 सवाल आए, बट जो आए आपके लिए आए और आप उसको कर पाए, ये सबसे मुख्य होता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि एक फिगर पर 5 सवाल आए, लेकिन वो डिपेंड करेगा एग्जाम के नेचर पर, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, कोई सेट पैटर्न नहीं कि हम लोग ऐसे ही सवालों को फेस करेंगे, इसलिए अपने प्रिपरेशन में सब शामिल करना पड़ता है, हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है, तब हम अच्छा कर पाते हैं। आइए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फीडबैक सुझाव जरूर रखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन जरूर किए रहिएगा। बाकी मुलाकात अगले सेशन में होती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।